हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे बाबू फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल और सिविल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि हम आज लेकर आए फ्लूइड मैकेनिक्स के अंडर बर्नौलीज थ्योरम। ये बर्नौलीज थ्योरम के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे बाबू, एक रिकॉल कर लेते हैं। हम ये देखेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहता है, मैथमेटिकली कैसे बर्नौलीज थ्योरम को हम लिख सकते हैं, साथ साथ वेरियस फील्ड में हम या प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अगर एक बात करें बाबू, आज के लेक्चर के बाद एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में। आप ऑलरेडी पहले कंटिन्यूटी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज बर्नौलीज थ्योरम पढ़ लीजिएगा, तो आपको बेसिक लॉज जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना रहता है वो आप पढ़ लोगे। और आज की बात आफ्टर कंप्लीटिंग बर्नौलीज थ्योरम, अब आपको एप्लीकेशन ही पढ़ना है वो बर्नौलीज थ्योरम पे। जैसे हम बात करेंगे बाबू आज के बाद बर्नौलीज थ्योरम पढ़ने के बाद फ्लो मेजरमेंट डिवाइस का बात करेंगे, जिसमें वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब, और फिर अगर हम बात करें बाबू ओरिफिसेज, फिर हम पाइप फ्लो का बात करें, तो ये सब जगह बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई होगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं बाबू कि बर्नौलीज थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से ये वीडियो को देखिए और समझिए, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बर्नौलीज थ्योरम मतलब बात अगर हम करें बाबू, तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो बर्नौलीज थ्योरम का बात होगा, फ्लूइड डायनेमिक्स से बात होगा। अब फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है ये भी समझना होगा कि फ्लूइड डायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स का या फ्लूइड साइंस का, जिसमें कि फ्लूइड पार्टिकल का मोशन होगा और वो किसके कारण मूव कर रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी फ्लूइड पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स के कारण हो रहा है। तो अब हमें फ्लूइड डायनेमिक्स में ये जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है, उसको भी अब हम लोग को कंसीडर करना होगा। काइनेमेटिक्स में अगर बात करें बाबू, तो मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स पढ़ रहे थे, लेकिन जिसके कारण मोशन हो रहा था डेट एक्सटर्नल फोर्स के कारण हम उसको कंसीडर नहीं किए। लेकिन अब आज की बात अगर हम बात करें फ्लूइड डायनेमिक्स में, तो हमें यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स को हमें कंसीडर करना होगा। तो जैसे क्या है बाबू, इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड साइंस which deals out the aspect of motion of fluid particles with considering the cause of motion। फ्लूइड डायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच है फ्लूइड साइंस का जिसमें कि हम लोग बात करते हैं मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स का, विथ कंसीडरिंग कंसीडर करते हैं जिसके कारण मोशन हुआ। दैट इज किसके कारण मोशन होता है बाबू, एक्सटर्नल फोर्स के कारण। एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स जो भी लगेगा बाबू उसके कारण मूव हुआ, तो एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो एम इंटू वी। मतलब इस ब्रांच में हमें जितना भी एक्सटर्नल फोर्स फ्लूइड पार्टिकल्स पे एक्ट हो रहा है, जो कि मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स कराने में मदद कर रहा है, वो सभी फोर्स को हमें क्या करना होगा बाबू, कंसीडर करना होगा। लेट अगर समझे बात को बाबू हम, तो एक्स और वाई कोई हम फ्लूइड का फ्लो देख रहे इन एक्स डायरेक्शन, नंबर ऑफ लेयर्स के रूप में फ्लो हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है, हम एक फ्लूइड पार्टिकल्स को क्या किया, पिकअप किए और इसका शेप मान ली क्यूब है।
हमें ये देखना है कि ये फ्लूइड पार्टिकल्स मोशन में तो है, भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किसके कारण कर रहा है? इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। वो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग को क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा। तो सबसे पहले आप जनरल सोचिए बाबू कि ये फ्लूइड पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ इसका मास होगा कि नहीं, मास होगा बाबू, होगा। और अगर इस पे मास अगर इसके पास है, इसका मतलब क्या कि इसके पास ग्रेविटी फोर्स होगा कि नहीं होगा बाबू। मतलब क्या कि इस पार्टिकल के पास, इस फ्लूइड पार्टिकल के पास एक ग्रेविटी फोर्स। कौन सा फोर्स बाबू? ग्रेविटी फोर्स। दूसरी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ मास। जहां मास होगा वहां प्रेशर होगा कि नहीं होगा बाबू। हम प्रेशर इट्स मेजरमेंट में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ मास इज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेशर। और इसके पास मास है, इसके चारों तरफ मास है, प्रेजेंट है, इसका मतलब प्रेशर इस पे लग रहा होगा बाबू। इसका मतलब क्या बाबू? प्रेशर फोर्स। कौन सा फोर्स बाबू? प्रेशर फोर्स। और हम ये भी देखे थे कि फ्लूइड के पास एक प्रॉपर्टी होता है विस्कोसिटी। उस विस्कोसिटी के कारण इसके मोशन को रजिस्ट करेगा, और जो मोशन को रजिस्ट करता है वो विस्कस फोर्स कहलाता है बाबू। और विस्कस फोर्स भी इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा बाबू। इसका मतलब एक कौन सा फोर्स बाबू? विस्कस फोर्स। और ये सभी फोर्स मिलकर क्या कहलाएगा बाबू? इनर्शिया फोर्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बाबू। कौन सा फोर्स बाबू? इनर्शिया फोर्स। एफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है कि कोई फ्लूइड पार्टिकल अगर मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। तो यहाँ पे सभी फोर्स तो एक्ट हो रहा है इस फ्लूइड पार्टिकल के पास। कौन कौन सा फोर्स? ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि फ्लूइड डायनेमिक्स में जनरली जो फोर्स हेल्पफुल है मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स में, वो कौन कौन सा फोर्स है बाबू? ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स। ग्रेविटी फोर्स क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई फ्लूइड पार्टिकल्स मूव किया, हम इस फ्लूइड पार्टिकल्स को बाहर निकाले, कोई शेप मान ले क्यूब, इसके पास मास होगा, मास है इसका मतलब ग्रेविटी है। सेकेंड, एग्जिस्टेंस ऑफ मास इज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेशर। थर्ड वन कि फ्लूइड के पास एक प्रॉपर्टी होता है विस्कोसिटी, और वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसका मतलब कोई फ्लूइड बड़ी मोशन में है तो उसके हमेशा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। वो कौन सा फोर्स है बाबू? विस्कस फोर्स। तो यही तीन फोर्स डोमिनेट करेगा जब फ्लूइड पार्टिकल्स मोशन में होगा। और ये सभी फोर्स को मिलाकर एक कौन सा फोर्स होता है बाबू? इनर्शिया फोर्स। अब सवाल ये है कि विस्कस फोर्स पूरे फ्लो के दौरान एक्ट होगा या कुछ समय के बाद विस्कस फोर्स का इफेक्ट कंप्लीटली वैनिश आउट, मतलब खत्म होगा। सवाल यह है कि क्या विस्कस फोर्स पूरे फ्लो के दौरान डोमिनेट करेगा, या कुछ फ्लो होने के बाद विस्कस फोर्स को हम लोग क्या मानेंगे बाबू? नेग्लेक्ट माने। सवाल ये है। तो हम ये देखना चाहिए कि इससे पहले कि अगर बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की अगर हम बात करें बाबू इन जनरल, अगर इन जनरल हम बात करें तो क्या कि मान लीजिए कि कोई भी फ्लूइड पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, तब जानते हैं कि ये कौन सा डायरेक्शन है बाबू? ये फ्लो डायरेक्शन। और ये क्या बाबू? ट्रांसवर्स डायरेक्शन। हम ऑलरेडी बोल चुके हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। और आप देखिए क्या कि जो फ्लूइड लेयर सरफेस के कांटेक्ट में है, तो
2 से 3% तक ही केवल फ्लूइड सरफेस से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जाइएगा तो 2 से 3% फ्लूइड लेयर पे ही विस्कस फोर्स लगता है, एफ विस्कस फोर्स लगेगा जो कि नॉट इक्वल टू 0। लेकिन 98 से लेकर 97% फ्लूइड लेयर पे, 97 से 98 फ्लूइड लेयर पे क्या होगा बाबू, कोई भी विस्कस फोर्स हम लोग कंसीडर नहीं करते। एफ विस्कस क्या होगा बाबू, 0। एफ विस्कस 0 मानेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है बाबू कि मान लीजिए कि कोई एक सरफेस है, इस सरफेस से फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, तो सरफेस से 2 से 3% ऊपर जाएंगे तो जितना भी 2 से 3% फ्लूइड लेयर इसके कांटेक्ट में आएगा बाबू, केवल उसी पे विस्कस फोर्स होगा। बाकी रिमेनिंग जो फ्लूइड लेयर है 97 से 98% फ्लूइड लेयर, उस पर कोई भी विस्कस फोर्स का वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब सरफेस से, बाउंड्री सरफेस से अप टू 2 to 3% फ्लूइड लेयर पे विस्कस फोर्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, और बाकी 98 से 97% जो फ्लूइड लेयर है उस पे जो विस्कस फोर्स का वैल्यू वो क्या लेंगे बाबू, 0। अब ये क्यों 0 मानेंगे, अब ये क्यों 0 मानेंगे, ये समझने वाली बात। तो अगर हम बात करें बाबू क्या कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं बाबू क्या कि मान लीजिए कि कोई फ्लूइड लेयर है बाबू x y, तो हम ये देखे थे क्या कि कुछ हाइट जाने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाता है बाबू, इस तरीके का ग्राफ बनाते थे कि नहीं बनाते थे। मतलब क्या कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी, यहाँ क्या हो कुछ वेलोसिटी, यहाँ क्या है 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 कुछ वेलोसिटी, और यहाँ क्या हो कुछ वेलोसिटी। तो आप क्लियरली देखिए तो वेलोसिटी जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो वेरी कर रहा है वो केवल इतना ही तक तो कर रहा है, और इसके ऊपर जितना भी फ्लूइड लेयर है ये सबका वेलोसिटी क्या है बाबू, सेम है कि नहीं, सेम है। सबका वेलोसिटी सेम है कि नहीं, टोटल का वेलोसिटी क्या है बाबू, सेम है। मतलब ये बोल सकते हैं कि इसके ऊपर जितना भी फ्लूइड लेयर है वो उसका जो वेलोसिटी है वो कभी भी फंक्शन ऑफ बाई नहीं है। बाई का वैल्यू चेंज हो रहा है लेकिन सभी फ्लूइड लेयर का वेलोसिटी क्या है बाबू, सेम। लेकिन इसके नीचे अगर देखिए तो क्या है बाबू, सभी फ्लूइड लेयर का वेलोसिटी क्या कर रहा है बाबू, चेंज कर रहा है। और ये हम बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में बनाए। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा अब ये वेलोसिटी क्यों वेरी कर रहा है एक दूसरे के फ्लूइड लेयर में, क्योंकि फ्लूइड लेयर एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिलेटिव मोशन को रजिस्ट कर रहा है। और जो रिलेटिव मोशन को रजिस्ट करे वो प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, विस्कोसिटी। मतलब क्या बाबू, विस्कस फोर्स। तो बाकी इसके ऊपर जितना भी फ्लूइड लेयर है बाबू उसमें तो वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, एक फ्लूइड लेयर दूसरे फ्लूइड लेयर के मोशन को रजिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर जितना भी फ्लूइड लेयर है उस पर विस्कस फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं है। इसीलिए हम लोग जनरली फ्लूइड डायनेमिक्स में जब भी फ्लूइड पार्टिकल्स का मोशन होगा तो बाउंड्री सरफेस से 2 से 3% फ्लूइड लेयर तक ही हम लोग विस्कस फोर्स कंसीडर करते हैं, और बाकी रिमेनिंग 98 से 97% फ्लूइड लेयर पे कोई भी विस्कस फोर्स हम लोग कंसीडर नहीं करते। अब बात यह है, यहां से शुरू होगा बाबू, पूरा बात अब यहां से शुरू होगा कि पूरे फ्लूइड डायनेमिक्स में जब फ्लूइड पार्टिकल्स मोशन में है तो उस पे कौन कौन सा फोर्स बाबू, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, और ये सभी को मिलाकर इनर्शिया फोर्स। साथ साथ ये भी देखें कि पूरे मोशन के दौरान ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स तो होगा लेकिन विस्कस फोर्स जरूरी नहीं है कि होगा। अगर हम फ्लो अगर बात करें, बाउंड्री सरफेस के नियर बात करें तो 2 से 3% तक ही केवल विस्कस फोर्स है, लेकिन बाकी 98 से 97% कोई विस्कस फोर्स नहीं है। इसका मतलब मेजर फ्लो
ये मेजर जो फ्लो हो रहा है बाबू फ्लूइड का, उस मेजर में विस्कस फोर्स कंसीडर नहीं किए। और अगर हम बात करें कि मेथड ऑफ स्टडी, तो यूलेरियन मेथड और एक लैग्रेंजियन मेथड का बात करें। यूलेरियन में किसका बात करते हैं? ऑन एंड एवरेज। हम अगर एवरेज देखें पूरे फ्लो में, तो क्या विस्कस फोर्स का इफेक्ट है? 98 से 97% फ्लूइड लेयर पे कोई भी विस्कस फोर्स नहीं है, तो ऑन एंड एवरेज विस्कस फोर्स का वैल्यू क्या है बाबू? 0। लेकिन अगर कोई कह दिया कि सर जब फ्लूइड लेयर फ्लूइड सरफेस विस्कस फोर्स है, दो कंडीशन। अगर हम विस्कस फोर्स कंसीडर किए तो इक्वेशन जो बनकर आएगा वो कहलाता है नेवियर्स स्ट्रोक इक्वेशन। अगर प्रॉब्लम में अगर आप विस्कस फोर्स को कंसीडर किए तो नेवियर्स स्ट्रोक इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन अगर ऑन एन एंड एवरेज का बात करें तो 98 से 97% कोई भी विस्कस फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर विस्कस फोर्स को अगर प्रॉब्लम में अगर आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, तब वो मेथड इक्वेशन कहलाता है यूलेरियन इक्वेशन, यूलेरियन या यूलर मोमेंटम इक्वेशन। और हमें पूरे फ्लो के दौरान, स्टडी के दौरान यूलर मोमेंटम इक्वेशन पे फोकस करना है। यूलर मोमेंटम इक्वेशन देखेंगे तब उसी के मदद से हम लोग बर्नौलीज थ्योरम को समझेंगे। मतलब क्या? बर्नौलीज थ्योरम समझने के लिए हमें यूलर मोमेंटम इक्वेशन को समझना होगा। फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं, अगर आप प्रॉब्लम में अगर विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स तो कंसीडर करना ही करना है, और अगर साथ साथ विस्कस फोर्स लिए तभी इक्वेशन कहलाएगा क्या बाबू? नेवियर्स स्ट्रोक इक्वेशन। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में विस्कस फोर्स को 0 कर दीजिए तो केवल ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स समझिए, कंसीडर करिए, तब वो इक्वेशन क्या कहलाएगा बाबू? यूलर मोमेंटम इक्वेशन। यूलर मोमेंटम इक्वेशन को मैथमेटिकली आपको बनाना होगा, ड्राइव करना होगा, और उसी यूलर मोमेंटम इक्वेशन के मदद से हमें बर्नौलीज थ्योरम को देखना है। इसका मतलब क्या? बर्नौलीज थ्योरम किससे ड्राइव होगा बाबू? यूलर मोमेंटम इक्वेशन से। और यूलर मोमेंटम इक्वेशन में विस्कस फोर्स को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर फ्लूइड लेयर में विस्कस फोर्स का वैल्यू क्या है बाबू? 0 है। मतलब बर्नौलीज थ्योरम में विस्कस फोर्स शुड बी, मतलब फ्लूइड को हम क्या मानेंगे बाबू? इनविस्कस, इनविसिड। मतलब बर्नौलीज थ्योरम पहला जंक्शन तो यही समझ में आ रहा है कि बर्नौलीज थ्योरम कहां अप्लाई है बाबू? वैसा फ्लूइड जो कि इनविस्कस हो, विस्कोसिटी क्या बाबू? 0। और हम फ्लो को क्या मानेंगे बाबू? स्ट्रीमलाइन। हमेशा फ्लो को क्या मानेंगे बाबू? स्ट्रीमलाइन। चलिए आगे बात करने से पहले जो भी नए बच्चे हैं बाबू, चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ शेयर लाइक भी करें। कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो पुराने बच्चे हैं वो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा क्या करिए बाबू? शेयर करिए। जिससे क्या होगा बाबू कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड को भी बेनिफिट हो सके। चलिए अब आगे बात हम करते हैं। चलिए अभी हम क्या देखें बाबू कि प्रॉब्लम में जब भी फ्लूइड पार्टिकल्स मोशन में होगा बाबू तो 3 फोर्स कंसीडर करना है। एक क्या बाबू? ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स। साथ साथ ये भी देखें कि विस्कस फोर्स एक्चुअली में 2 से 3% फ्लूइड लेयर पे फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस पे एक्ट होता है। बाकी 97 से 98% फ्लूइड लेयर पे कोई भी विस्कस फोर्स का इफेक्ट नहीं रहेगा। तो इसी के आधार पर अब हमें यह देखना है कि अगर प्रॉब्लम में अगर अब ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स प्लस विस्कस फोर्स तीनों अगर कंसीडर किए और तीनों को मिलाकर क्या कहलाता है बाबू? इनर्शिया फोर्स। तो अगर हम इसके आधार पे सभी फोर्स को कंसीडर कर अगर हम इक्वेशन बनाएं तो इक्वेशन कहलाता है जनरल मोमेंटम इक्वेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम, इनर्शिया फोर्स का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है बाबू, हम उसी को तो मोमेंटम कहते हैं। तो जनरल मोमेंटम इक्वेशन, और जनरल मोमेंटम इक्वेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? नेवियर्स स्ट्रोक इक्वेशन। क्या कहते हैं बाबू? नेवियर्स स्ट्रोक इक्वेशन। अब ऑप्शन ये है कि
97 से 98% फ्लूइड लेयर पे विस्कस फोर्स का इफेक्ट नहीं रहता है, और ज्यादातर फ्लूइड लेयर पे विस्कस फोर्स का इफेक्ट नहीं रहेगा। तब इफ विस्कस फोर्स का वैल्यू जीरो, अगर विस्कस फोर्स का वैल्यू जीरो कर दे तब केवल क्या बचेगा, ग्रेविटी फोर्स, और क्या बचेगा बाबू, प्रेशर फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स इक्वल टू क्या होगा बाबू, इनर्शिया फोर्स। और अगर हम इस इक्वेशन को लेकर अगर बात करें बाबू, तो अगर विस्कस फोर्स का वैल्यू जीरो, तब ये जो इक्वेशन कहलाएगा, ये कहलाता है यूलर मोमेंटम इक्वेशन। क्या कहलाता है बाबू, यूलर मोमेंटम इक्वेशन। तो आपको यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहता है कि नेवियर्स स्ट्रोक इक्वेशन और यूलर मोमेंटम इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो नेवियर्स स्ट्रोक इक्वेशन में ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स और कौन सा फोर्स बाबू, विस्कस फोर्स कंसीडर करना होता है। लेकिन यूलर मोमेंटम इक्वेशन में विस्कस फोर्स शुड बी जीरो। हमेशा याद रखो कि यूलर मोमेंटम इक्वेशन में विस्कस फोर्स का इफेक्ट नहीं लेते। लेकिन मेरा टॉपिक क्या था बाबू, बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम को ड्राइव करने से पहले हमें यूलर मोमेंटम इक्वेशन को ड्राइव करना पड़ेगा। ये तो केवल कॉन्सेप्ट पे देखें कि यूलर मोमेंटम इक्वेशन को, यूलर मोमेंटम इक्वेशन में विस्कस फोर्स का वैल्यू क्या लेना है बाबू, जीरो लेना है। लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं यूलर मोमेंटम इक्वेशन के लिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे बाबू यूलर मोमेंटम इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। चलिए यूलर मोमेंटम इक्वेशन हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकली कैसे हम लिख सकते हैं। सपोज कि कोई एक हम फ्लूइड पार्टिकल्स का फ्लो ले रहे हैं अलोंग ए दिस स्ट्रीमलाइन। कोई एक स्ट्रीमलाइन लिए, कोई फ्लो हमेशा स्ट्रीमलाइन के अलोंग ही मानेंगे, जो कि स्ट्रीमलाइन के अलोंग जो हो रहा है तो उसको हम एस डायरेक्शन से लिख सकते हैं। और अगर वो फ्लूइड पार्टिकल अगर मूव कर रहा है बाबू अलोंग स्ट्रीमलाइन, तब उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगा, उस स्ट्रीमलाइन के अलोंग वेलोसिटी होगा। वो वेलोसिटी हम क्या मानेंगे बाबू, v। और एक्सेलरेशन भी होगा बाबू उस फ्लूइड पार्टिकल का उस स्ट्रीमलाइन के अलोंग, तो एक्सेलरेशन हम क्या मानेंगे बाबू, s। अब मान लीजिए कि यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल इस स्ट्रीमलाइन के अलोंग फ्लोट कर रहा है, और यहां से हम इस फ्लूइड पार्टिकल को बाहर निकाले और जूम कर रहे हैं। जूम कर हम क्या देखें कि उस फ्लूइड पार्टिकल का शेप हम क्या मान लिए बाबू, सिलिंड्रिकल। क्या मान लिए बाबू, सिलिंड्रिकल। और जब वो सिलिंड्रिकल हम माने बाबू, तो हम बात करें कि इसका सिलिंड्रिकल एलिमेंट माने तो इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा बाबू। वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम क्या माने हैं बाबू, dA। और उस सिलेंडर का कुछ ना कुछ लेंथ होगा अलोंग द स्ट्रीमलाइन, तब ds लिए। d इज द लेंथ ऑफ बीम, या ds इज द लेंथ ऑफ फ्लूइड पार्टिकल अलोंग द स्ट्रीम लाइन। चलिए अब यहां से देखते हैं, हम इस तरीके से इंक्लाइंड माने, तो इसका कोई एक डेटम लाइन लिए बाबू। ये लाइन क्या कहलाएगा बाबू, इस लाइन का हम डेटम लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, डेटम लाइन। डेटम लाइन से ये स्ट्रीम लाइन का इंक्लिनेशन हम थीटा डिग्री लिए। अब फ्लूइड पार्टिकल्स हम ये माने यहाँ पे 1 पॉइंट और यहाँ क्या माने 2 पॉइंट, और इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहली बात कि इस फ्लूइड पार्टिकल्स के पास क्या है, वो मास। लेट dm इज द मास ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट। तो इसका वेट क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल में dm इंटू g लगेगा। अब अगर ये थीटा है तो ये भी क्या बनेगा, थीटा। तो इसके साथ ये कंपोनेंट क्या होगा बाबू, इसके अलोंग स्ट्रीमलाइन के अलोंग dm g को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो इस स्ट्रीमलाइन के अलोंग dm g साइन थीटा लगेगा कि नहीं लगेगा बाबू, जो कि फ्लो डायरेक्शन के अपोजिट में लग रहा है। इस सेक्शन पे अच्छा, सेकंड बात, यूलर मोमेंटम इक्वेशन में एक ग्रेविटी फोर्स देखते हैं बाबू। ग्रेविटी फोर्स को हम देख लिए।
उस ग्रेविटी फोर्स को कंपोनेंट ऑफ ब्रेक किए किसके अलोंग बाबू, स्ट्रीमलाइन के अलोंग। क्या है बाबू, डीएम जी साइन थीटा। सेकंड वन, ईलर मोमेंटम इक्वेशन में ग्रेविटी फोर्स के अलावा एक कौन सा फोर्स होता है बाबू, प्रेशर फोर्स। एलिमेंट के इसके पास प्रेशर क्या है, पी, बीच में कुछ ना कुछ एलिमेंटल मास है बाबू, तो उसके कारण भी प्रेशर में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा, तो इसके पास पी प्लस क्या है बाबू, डीपी। यहाँ जो पी लग रहा है बाबू इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और यहाँ जो पी प्लस डीपी लग रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब ये जो हम एलिमेंट माने हैं यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लिए बाबू, प्रेशर फोर्स, और एक क्या लिए बाबू, ग्रेविटी फोर्स। सपोज कि इस डेटम लाइन से यहाँ का दूरी क्या बाबू, Z1, डेटम हाइट बोल सकते हैं, पोटेंशियल हेड भी बोल सकते हैं, या डेटम हाइट बोल सकते हैं। और ये यहाँ क्या ले ले बाबू, Z2, तो चेंज इन एलिमेंट Z2 माइनस Z1, इस एलिमेंट का क्या मान ले, DZ। यहाँ DS क्या बाबू, लेंथ अलोंग द स्ट्रीम लाइन, और DZ क्या, वो नॉर्मली हम देखना चाह रहे हैं। इसी को तो यहाँ देखिए बाबू क्या, कि यहाँ से DS थीटा, ये हम क्या माने DZ, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं बाबू कि सामने परपेंडिकुलर, ये क्या परपेंडिकुलर है, ये क्या हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा DZ अपॉन DS इक्वल टू क्या, हम साइन थीटा लिख सकते हैं। और जब हम साइन थीटा लिख सकते हैं तो यहां से लिख सकते हैं DZ इक्वल टू DS इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एलिमेंट पे, फ्लूइड एलिमेंट पे जितना भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स को आप क्या करिए बाबू, ब्रेक करिए। हमेशा अगर न्यूटन सेकंड लॉ बात करें बाबू तो F इक्वल टू मास इनटू एक्सलेरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक्सटर्नल फोर्स, इसी को लिख सकते हैं F इक्वल टू मास इनटू एक्सलेरेशन। फोर्स किस में लेना, जिस डायरेक्शन में फ्लो, फ्लो किसके अलोंग हो रहा है, स्ट्रीमलाइन के अलोंग, तो केवल स्ट्रीमलाइन के अलोंग में जो फोर्स लग रहा है केवल हम उसको कंसीडर करेंगे। तो अगर हम स्ट्रीमलाइन के अलोंग कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक पी फोर्स, P प्लस डीपी, और एक DMG साइन थीटा। DMG साइन थीटा और P प्लस डीपी क्या लग रहा है, अपोजिट टू द फ्लो डायरेक्शन, और P क्या लग रहा है बाबू, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब लिख सकते हैं क्या बाबू, कंसीडरिंग all the forces in the डायरेक्शन ऑफ फ्लो। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बाबू, P क्या लग रहा है बाबू, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, माइनस DM इंटू G इंटू साइन थीटा क्या लग रहा है बाबू, अपोजिट टू द फ्लो डायरेक्शन, माइनस P प्लस DP इंटू DA होगा कि नहीं होगा, और यहां पे क्या होगा बाबू, DA होगा। इक्वल टू इनर्शिया फोर्स, और इनर्शिया फोर्स को क्या हम लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सलेरेशन, DM इंटू एक्सलेरेशन इन एस डायरेक्शन। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। केवल हम क्या किए बाबू, जितना भी फ्लो डायरेक्शन के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है उसको क्या किए, कंसीडर किए। कौन कौन, P इंटू DA, P इंटू DA, DM इंटू G इंटू साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस P प्लस DP अपोजिट में लग रहा है, माइनस P प्लस DP इंटू DA इक्वल टू इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स क्या लिख सकते हैं, एलिमेंटल मास इंटू एक्सलेरेशन। यहां से क्या हो जाएगा, PDA कैंसिल आउट, यहां से क्या बचेगा, माइनस DMG साइन थीटा माइनस DP इंटू DA माइनस DM इंटू एक्सलेरेशन इस डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हम सभी माइनस साइन कट कर दें, इधर क्या जीरो हो जाएगा, मतलब स्वाभाविक बात है कि अप्रोप्रियली ये क्या हो जाएगा बाबू, प्लस। अब इसको तोड़ देते हैं, एलिमेंटल मास को देते हैं, तो क्या जगह लिख सकते हैं, प्लस DP इंटू DA प्लस एलिमेंटल मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू क्या लिख सकते हैं, DV, और इस एलिमेंट का वॉल्यूम क्या जाएगा, DV इक्वल टू क्या, DA इंटू DS लिख सकते हैं, DA इंटू DS
इंटू साइन थीटा इंटू क्या है बाबू, जी तो है, प्लस रो डीए डीएस एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम इंटू एक्सक्रेशन इन एस डायरेक्शन इक्वल टू 0। क्या यहां से डीए कॉमन निकल रहा है, निकल जाएगा डीए कॉमन। और जब बताइए कि डीएस इंटू साइन थीटा, ये क्या बचेगा, ये क्या बच रहा है, डीजेड के बराबर है कि नहीं है, डीजेड के बराबर आ गया। तब क्या लिख सकते हैं बाबू, डीपी प्लस रो जी डीजेड प्लस रो डीएस इंटू एक्सक्लेशन इन एस डायरेक्शन इक्वल टू क्या, 0। आज अगर हम यहां बात करिए बाबू तो एक चीज और देख लीजिए, क्या यहां फ्लो जो है बाबू किसका फंक्शन है, स्पेस, साथ साथ किसका बाबू, समय का। तो हम लिखने के लिए बताए थे, एक्सक्लेशन लिखने का तरीका बताए थे, तो क्या हम एक्सक्लेशन इन एस डायरेक्शन लिख सकते हैं, डेल बी अपॉन डेल एस इंटू डीएस प्लस डेल बी अपॉन डेल टी, और साथ साथ क्या लिखने के लिए बहुत जल्दी बताइए, डू फास्ट, भी बोले थे, याद करिए, v इंटू डेल बी अपॉन डेल एस प्लस डेल बी अपॉन डेल टी। तो अगर हम फ्लो को जो कि थर्ड अजम्पशन मान के चलेंगे, अजम्पशन नंबर 3 ऑलरेडी 2 अजम्पशन ले लिए, फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, फ्लो इज इंडिसिड, क्योंकि विस्कस फोर्स यूलर में क्या लेते हैं बाबू 0, और फ्लो किसके नाम ले रहे हैं बाबू, स्ट्रीमलाइन। थर्ड अजम्पशन फ्लो इज स्टेडी, फ्लो इज स्टेडी, तो उस केस में टाइम तो 0, मतलब ये कंपोनेंट क्या जाएगा बाबू 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो केवल यहां क्या बचेगा, v इंटू डीवी बाई डीएस बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि ये तो 0, इसका मतलब इस केस में आप पुट कर दीजिए तो क्या जगह लिख सकते हैं, डीपी अपॉन रो को हम सबसे रो से हम क्या करते हैं डिवाइड, तो डीपी अपॉन रो प्लस जी इंटू डीजेड प्लस, देखिए तो यहां जब पुट करिएगा v इंटू डीबी अपॉन डीएस, तो डीएस कैंसिल, तो क्या जाएगा बाबू, v डीबी हो जाएगा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, दिस इक्वेशन इज नोन एज यूलर मोमेंटम इक्वेशन। किसके लिए वैलिड है, इनविसिड और स्टेडी फ्लो के लिए, वैलिड फॉर किसके लिए बाबू, इनविसिड एंड स्टेडी फ्लो। आपको ये इक्वेशन होगा कि कोई पूछे कि यूलर मोमेंटम इक्वेशन फॉर इन स्टेडी फ्लो के लिए क्या होता है बाबू, तो डीपी अपॉन रो प्लस जी इंटू डीजेड प्लस वी इंटू डीबी इक्वल टू 0। और यही इक्वेशन आपको बर्नौलीज थ्योरम में यूज होने वाला है। जब इसको डिराइव करेंगे तो इक्वेशन यूजफुल है, तब डायरेक्टली जब बर्नौलीज थ्योरम पढ़ाएंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब डायरेक्टली वहां इस इक्वेशन को उठाकर लिख देंगे।
डायरेक्टली इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे बाबू, लिख डालेंगे। तो आपको इस वीडियो लेक्चर में समझना हो कि हम ये कैसे लाए, और ये कैसे लाए, एक एक बात हम क्या किए बाबू अभी हम लिखे। आप इसको अच्छे से समझिए, 2 बार 3 बार वीडियो लेक्चर को देखिए और कॉपी में लिखिए खुद से। यहाँ पे जो भी समझाए इसको 2-3 बार वीडियो लेक्चर देखिए और आप कॉपी में लिखिए और इस इक्वेशन को ड्राइव करिए, क्योंकि आपको सेमेस्टर में आएगा ड्राइव करने के लिए। और अगले वीडियो लेक्चर में बर्नौलीज थ्योरम का बात करेंगे बाबू, जो कि डायरेक्टली हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, पिक करेंगे। यहाँ के बाद हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।